मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। हिंदुस्तान इस वर्ष अपने आज़ादी के 75 वर्ष मनाने जा रहा है। इन्हीं 75 वर्षों की सारी उपलब्धियों पर एक विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं मनोज तिवारी टॉक शो के संपादक स्वयं मनोज तिवारी जी। आज हम उनसे आज़ादी के 75 वर्षों में भारत की उपलब्धियों पर अच्छे से बात करेंगे। मनोज तिवारी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, आज आपने हमको भी मौका दिया है अपने शो में भाग लेने के लिए। और सबसे बड़ा अच्छा टॉपिक है कि 75 साल में भारत की क्या उपलब्धि है जी। और आपने हमें इस लायक समझा कि हम बताएं, इसके लिए तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे तो यही होगा कि आप हमें हमारी आज़ादी के मायने बताएं। जी देखिए प्रज्ञा जी, कहीं आपने पढ़ा होगा कि पराधीन सपनों सुख नहीं, कि जो आदमी परतंत्र होता है उसको तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है ना। बात है। तो हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। अब पता लगा कि गुलाम इस मामले में रहा कि अंग्रेज यहाँ पर व्यवसाय करने आए जी। और यहाँ के संसाधनों का उन्होंने दोहन किया। हाँ। फर्रुखसियर एक हमारे यहाँ बादशाह थे, उन्होंने व्यापार करने की इजाज़त दी। उसके बाद जो है उन्होंने हमारे यहाँ धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पकड़ बना ली। हाँ। राजनीतिक पकड़ बना ली। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि हमारे देश में कोई भी कानून होता था वो जो है इंग्लैंड में बनता था जी। और इंग्लैंड से फरमान पारित होता था और यहाँ जो है वो लागू होता था। और उसमें इतना भेदभाव होता था इस तरीके का कि आपको मालूम हो कि इंग्लैंड के कानून के हिसाब से इंडिया में अंग्रेज इतना अत्याचार करते थे लेकिन किसी को आज तक फांसी की सज़ा नहीं है। तो हमारे देश के नेताओं ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तमाम आंदोलन किए, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया, उन्होंने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। हाँ। नमक सत्याग्रह हुआ। तो कुछ नेताओं में एक जज्बा था, वकीलों में एक जज्बा था, पत्रकारों में उस समय एक जज्बा था कि हमारे देश का अपना कानून होना चाहिए और हमारे देश के शासक होने चाहिए, विदेश के नहीं होने चाहिए, इंग्लैंड का नहीं होना चाहिए। तो आज़ादी के यही मायने हैं कि बहुत संघर्ष के बाद, बहुत लोगों के बलिदान के बाद ये हमें आज़ादी मिली कि हमारा अपना सत्ता मिला। तो इस जज्बे को तो बीच में हमारे इस पे हम आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम 200 वर्षों से अधिक रहे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये आज़ादी की परिकल्पना की किसने थी और ये आगे कैसे बढ़ी? हाँ देखिए, बहुत पहले जो है, जैसे जब अंग्रेज जो है हमारे देश में तमाम राज्यों पर कब्जा करते गए, तो यहाँ के लोगों की जो अंतरात्मा है उसने कहा कि हम तो पराधीन होते जा रहे हैं। तो यहाँ वो लोग अपने कानून थोप रहे थे। तो यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने उन कानून का विरोध करना चालू किया। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो 1857 में चलते हैं। हाँ। 1857 में अंग्रेज़ों ने ये एक नियम बना लिया कि जिस राज्य में वारिस नहीं होगा वो हम अपने कब्जे में ले लेंगे, जिसमें झांसी की रानी और महाराष्ट्र में एक आध जो ऐसे थे तो उनके वारिस नहीं थे, तो अपने कब्जे में लेने की बातें आई। तो ऐसे में सभी लोगों ने विरोध किया कि ये तो गलत बात है, राज हमारा और हमारे वारिस नहीं है, हम गोद भी नहीं ले सकते किसी को और तुम ले लोगे। तो 1857 में कुछ लोग एकजुट हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो जज्बा बना रहा और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते गए, हाँ। वैसे वैसे उनको लगा कि हम भारत के हैं तो भारत में अपनी सत्ता होनी चाहिए और हमारा शासन होना चाहिए। ये शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद अंत में जो है 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ। उसके पहले जैसे कांग्रेस आई, सबसे पहले कांग्रेस ने जो आंदोलन चालू किया, कम्युनिस्ट पार्टियाँ थीं हमारे यहाँ और भी तमाम ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां थी जो नरम दल गरम दल तमाम हाँ। क्रांतिकारी थे। हाँ। जो आज़ादी दूसरी तरफ चाहते थे। क्रांतिकारी तो अंग्रेजों को मार के भगाना चाहते थे। हाँ। और जो नरम दल थे, कांग्रेस थी और पार्टियां थी, वो चाहती थी कि हम समझौता करके उनको भगाएं, जनता में एक माहौल बनाएं, जनता में ऐसा माहौल बनाएं कि वो अंग्रेजों के लिए नाकाबिल हो। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो घोषणा कर दिया था ब्रिटेन ने कि भारत हमारा साथ दे और हम जो है भारत को आज़ाद कर देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है भारत को आज़ादी दी 1947 में। उसका एक कई जगह ये भी पढ़ने में आता है कि ये जो कांग्रेस है ये कई तरफ तक ये भी चाहती थी कि मतलब सारी चीज़ों को मिलाते जुलाते अंग्रेज़ों के साथ ही हिंदुस्तान आगे बढ़े, लेकिन
हमारे खुद के कायदे हों, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं था। वो अंग्रेज क्या करते थे, हाँ। कांग्रेस में जो वकील थे, हाँ अब भाई उनसे डायरेक्ट नहीं, वो मतलब कि हिंसात्मक लड़ाई नहीं चाहते थे। हाँ तो वो जब वो जो कानून बनाते थे उसी कानून का ही उपयोग करके अंग्रेजों को जवाब देते थे। मान लिया आपने 302 बना दिया, 302 में फांसी की सजा है, अब 302 अगर कोई अंग्रेज करता है तो उसको क्यों नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो इस तरीके से जो उनके सुधारात्मक कदम थे उन्हीं का उपयोग करके कांग्रेस ने जो है ये आज़ादी प्राप्त की। और आज़ादी की एक बहुत बड़ी विभीषिका रही कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। जी। अब पाकिस्तान धर्म के नाम पर एक देश बना, हाँ। तो वहाँ के हिंदू इधर आए, यहाँ के तमाम लोग उधर गए, उसी बीच में दंगा हुआ। और ये जो है एक बहुत बड़ी विभीषिका रही। आज़ादी की उपलब्धि में तो सभी लोग खुश हुए, लेकिन ये एक दर्दनाक हादसा रहा जिसमें लाखों लोग मारे गए। ये जो है भारत की या मतलब आज़ादी का एक पीड़ात्मक कह लीजिए पहलू रहा है। नहीं तो आज़ादी के यही मायने हैं कि हम आज स्वतंत्र अपने देश में सॉवरेन कंट्री, मतलब कि हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है, हमारा अपना खुद का शासन है और खुले में सांस ले रहे हैं। और बड़े गर्व की बात है कि हम आज 75वें साल में। अब सर मैं आपसे 75 वर्षों में भारत के संवैधानिक उपलब्धियों के बारे में बात जानना चाहूँगी। जी देखिए, सबसे पहली उपलब्धि जब अंग्रेज भारत को आज़ाद किए तो सबसे पहले तो चुनौती यही थी कि भारत का अपना संविधान बने। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान बने तो उस हर व्यक्ति को एक अधिकार मिले जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जो भारतीय है। तो हमारे देश की सबसे पहली उपलब्धि अगर हम माने तो भारत का संविधान है। जी। भारत के संविधान के अनुसार छुआछूत खत्म हुआ। भारत के संविधान के अनुसार किसी से ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। जी। भारत के संविधान के अनुसार कोई किसी को पद नहीं दिया जा सकता कि महाराज हैं तो राजकुमार हैं, तो ये सारे उपाधियों वाले पद हटा दिए गए। भारत के संविधान ने हमको भारत में कहीं भी रहने का एक अधिकार दिया। भारत के संविधान ने हमको जो है कहीं भी कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार दिया। हमें जो है कुछ बोलने की स्वतंत्रता दी। यहाँ तक कि भारत की 75 साल में उपलब्धि रही 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज एक्ट लागू हुआ कि गांव-गांव तक सत्ता स्थापित हुई। प्रधान हुए, बीडीसी मेंबर हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, मेयर हुए, सभासद हुए, कि मतलब हर स्तर पे सत्ता का विकेंद्रीयकरण कर दिया गया कि हर व्यक्ति अपने को अब सत्ता में स्थापित मानता है। अगर आपको कोई बीडीसी सदस्य मिलेगा तो वो भी एक सरकार है, ब्लॉक प्रमुख मिलेगा तो वो कहीं का छोटा सा सरकार है। कहने का मतलब सत्ता का विकेंद्रीयकरण हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और संवैधानिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ लोकतंत्र, भारत के ही साथ में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। हाँ। लेकिन वहाँ कई बार तख्ता पलट हुआ। हमारे देश का लोकतंत्र देखिए 75 साल से राजनीतिक अस्थिरता भी रही। बहुत बार ऐसा रहा कि 1 साल प्रधानमंत्री रहे, 2 साल प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, 13 महीना प्रधानमंत्री रहे, लेकिन लोकतंत्र से किसी का भरोसा कभी उठा नहीं, है ना। बाद में आज़ाद हुआ, बांग्लादेश बना, बाद में वहाँ कई बार जो है तख्ता पलट हुआ। हमारे पड़ोस में आप बर्मा देख लीजिए, वहाँ कई बार सैनिक तख्ता पलट हुआ। लेकिन भारत का लोकतंत्र आज भी मजबूत और स्थायी बना हुआ है। तो ये संवैधानिक उपलब्धि तो हमारे देश की है ही है। उसके अलावा हमारे यहाँ न्यायालय का गठन हुआ। जी। उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट है, जहाँ जो है लोगों को समान न्याय मिलना चालू हुआ। अंग्रेजों के ज़माने में यही था, समान न्याय नहीं मिलता था। मैंने बताया था कि जो है उनके कानून के अनुसार ही किसी अंग्रेज को सजा नहीं होती। लेकिन हम आपसे अब इस पे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा भी कई बार कहा जाता है कि कई बार अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे कानून अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि हुआ क्या ना कि 1935 में अंग्रेजों ने जो कानून पास किया, जैसे आईपीसी धारा 1860 की है, तो और तमाम जैसे संविदा एक्ट है, वो भी बहुत पुरानी है, अंग्रेजों की बनाई हुई है। हमारे यहाँ जब संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें सारी बातें लिखी गई, तो वो वहाँ से लेके जो उनकी अच्छी बातें थी, जो चीज़ें जो है मतलब कानून तब से चला आ रहा था, उसको रखा गया। वो उपयोगी रहा, लेकिन उसमें पक्षपात नहीं रहा, सबको समान अवसर दिए गए। तो हमारा जब संविधान बना तो कई देशों का मिश्रण है। जैसे संशोधन
संविधान संशोधन किसी देश से लिया गया, उपराष्ट्रपति किसी देश से लिया गया, मौलिक अधिकार किसी देश से लिया गया, मौलिक कर्तव्य किसी देश से लिया गया। तो ये कभी कभी हमारे संविधान को उधारी का भी संविधान बोल देते हैं कुछ विद्वान, लेकिन ये हर जगह से ले करके बना और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून जो गलत थे, जो हमें गुलामी दर्शाते थे, वो हटाए भी गए और आज हटाए भी जा रहे हैं। इसके आगे सर अब मैं जानना चाहूँगी कि आज़ादी के 75 वर्षों में भारत की राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या रही हैं? देखिए, आज़ादी के 75 सालों में भारत की राजनीतिक उपलब्धियां ही रही हैं। अच्छा। राजनीतिक उपलब्धियां इस मामले में रही हैं कि सबसे पहले तो भारत एक सॉवरेन कंट्री बना। हमारा किसी देश के ऊपर, यहाँ तक कि तमाम देश हैं जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये जो है आज भी ब्रिटेन की ही महारानी को अपना महारानी मानता है। अच्छा। लेकिन भारत जैसे ही आज़ाद हुआ उसने तुरंत जो है हर सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, यानी कि ब्रिटेन का जो महारानी है उनकी भारत में कोई अहमियत नहीं है। एक राष्ट्राध्यक्ष अगर है तो हमारे राष्ट्रपति की इक्वल होंगी, है ना। तो राजनीतिक उपलब्धियां, उसके साथ साथ राजनीतिक उपलब्धियां ये रही कि हमारे यहाँ समय पे चुनाव हुए, समय पे जनता को ये अधिकार मिला कि आप जो है अपनी सरकार खुद बना सकते हैं। हाँ। राजनीतिक उपलब्धियों में विश्व स्तर की राजनीतिक उपलब्धियां मिली, जैसा कि अभी आपसे जिक्र किया गया कि भारत ने बांग्लादेश को बनाने में बहुत मदद की जी। यहाँ तक कि एक देश बनवा दिया। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जैसी सशक्त प्रधानमंत्री बनी जी। कि पूरा विश्व उनका जो लोहा मानता था, और आज कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का भी लोहा मानता है जी। वो सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ाया। उन्होंने मार्शल टीटो और नासिर इनके साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन के अगुवा बने जी। विश्व स्तर पर कि ना हम अमेरिका के साथ रहेंगे, ना हम रूस के साथ रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हमारा मतलब दोनों से अच्छे संबंध रहेंगे जी। तो ये विश्व स्तर पर भारत की राजनीतिक उपलब्धियाँ रही। भारत जो है वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी सशक्त भूमिका निभाता रहा जी। तो भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की राजनीतिक पकड़ बहुत ही मजबूत हुई और भारत की उपस्थिति हर जगह जो है वो दर्ज हुई। उसके पीछे हमारे देश के गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री लोग रहे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी जी थे और अब हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो अच्छे प्रधानमंत्री होते गए और लोकतंत्र मजबूत होता गया और राजनीतिक विश्व पटल पर भारत की राजनीति का लोगों ने लोहा जरूर माना। अच्छा, अब इसी के साथ मैं आना चाहूँगी हमारी आर्थिक उपलब्धियों पर। भारत के आर्थिक उपलब्धियाँ पिछले 75 वर्षों में कैसी रही हैं और क्या रही हैं? देखिए प्रज्ञा जी, जब भारत आज़ाद हुआ जी। तो कहा जाता है कि यहाँ कुछ बनता नहीं था जी। सुई तक नहीं निर्माण होता था, बाहर से आता था, एक्सपोर्ट होता था। अंग्रेजों ने तो यही किया, हमारे यहाँ का माल लिया। सोने की चिड़िया हुआ कहते थे। हाँ, सोने की चिड़िया का मतलब कि बहुत अमीर होना। हाँ। और अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ की चीज़ों का दोहन करते थे। उन्होंने इसको मार्केट बनाया, प्रोडक्शन वहाँ होता था और यहाँ बिकता था, है ना। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले काम किया कि देश का औद्योगिकरण किया जी। उन्होंने, वैसे हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है या साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। हाँ। पूंजीवाद और साम्यवाद का मिक्स है। उन्होंने देश का औद्योगिकरण किया जिसमें सेल का, भेल का और गेल का नवरत्न बनाए, इस तरीके से नवरत्न बने, मिनी नवरत्न बने, है ना। तो देश में संचार के लिए भी जो है तमाम चीज़ें बनी। तो उन्होंने जो है सबसे पहले औद्योगिकरण किया। औद्योगिकरण से लोगों का विकास होना चालू हुआ। सबसे पहला कदम यही था, उन्होंने तमाम बांध बनवाए, जैसे भाखड़ा नांगलवा, सिंचाई के लिए नहरें तमाम हमारे देश में बनी, है ना। तो ये हमारी आर्थिक उपलब्धियों में सबसे पहले तो वहाँ हो गया कि औद्योगिकरण चालू हुआ। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी जब आई तो उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जी। हमारे यहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले बैंक प्राइवेट लोग चलाते थे, पूंजीपति लोग चलाते थे, है ना। लेकिन उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि देश की रही है कि 19 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत हुए, है ना। उसके बाद हमारे देश में क्या कहते हैं कि तमाम तरह के प्रोडक्शन होना चालू हुए।
जी। है ना, जो बाहर निर्यात भी हुए। हमारे देश में अर्थव्यवस्था एक आम पब्लिक तक जाए, जी। इसके लिए मनरेगा की शुरुआत हुई। भारत आज जो है अपने देश के सभी लोगों को मुफ्त में भोजन करा सकता है। फूड सिक्योरिटी बिल हमारे यहाँ आया। अच्छा। है ना, हमारे यहाँ रेलवे का विकास, आज सोचिए कि चौथे नंबर की विश्व की रेलवे लाइन है भारत में। भारत में रेलवे का विकास, खेल कूद में तो आर्थिक उपलब्धियां जो है वो जब तब थी कि आदमी के एक कपड़ा नहीं होता था, साइकिल कहीं कहीं होती थी, किसी किसी के घर में रेडियो होता था, कलर टीवी किसी किसी के घर में होता था, कार किसी किसी के पास होता था। लेकिन आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गैट पे समझौता किया, जिससे जो है पूरा विश्व जो है मुक्त व्यापार केंद्र बन गया कि हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कोई देश हमारे देश में भी व्यापार कर सकता है। आज आप देखिए, उसके बाद एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 बाइक होंगी, 2 कारें होंगी, है ना, कलर टीवी होगी। पक्के घर, तब कच्चे घर होते थे गाँव में। आपको बता दें कि मिट्टी की सड़कें होती थी, पानी भर जाता था तो हम लोग कचरे में चलते थे। लेकिन आज हर गांव में जो है पक्की सड़कें बन गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो जब लेके आए तो सारी सड़कें पक्की बनी, तो उससे आर्थिक गतिविधियाँ जो है और तेज हो गई। हमारा देश आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा, तो ये 75 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतने सारे योगदानों के चलते ही ये आर्थिक उपलब्धियां हुई हैं और आगे जो है वो बढ़ रही हैं। अच्छा। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है। फिर बाद में देखिए नोटबंदी हुई। नोटबंदी का मात्र ये सिस्टम था कि तमाम ऐसे पैसे थे जो लोगों के पास डंप थे, उसको बैंकिंग सिस्टम में लाना था। वो एक बड़ी चुनौती थी। अब प्रधानमंत्री ने अचानक घोषणा कर दी कि 500 1000 की नोट नहीं चलेगी, पुरानी वाली नई नोट आप लोग लीजिए। तो वो क्या हुआ कि जो उन्होंने छिपा के रखा था, जिन्होंने जो अपने घर में रखा था, तो उन सबको बाहर करना पड़ा। इससे बैंकिंग सिस्टम से तमाम लोग जुड़े। आज डिजिटलाइजेशन देखिए कितना होने लगा कि आप बैठ के अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर देते हैं। तो आपने अभी तक तो काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले 75 वर्षों में भारत का तकनीकी क्षेत्र में क्या विकास रहा है। देखिए, अगर हम आपको बताएं, हमको याद है पीवी नरसिम्हा राव साहब जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो रूस से एक जो उपग्रह लॉन्चिंग रॉकेट लेनी थी भारत को, तो रूस ने मना कर दिया किसी दबाव में। तो उन्होंने अपने वैज्ञानिकों से कहा कि ऐसा है कि आप अपना स्वयं का जो उपग्रह लॉन्चिंग रॉकेट बनाइए। तो भारत में जो है पोलर सैटेलाइट व्हीकल का निर्माण हुआ, वैज्ञानिकों ने किया। तो आज हम उपग्रह, विदेशों के उपग्रह को अपने देश से लॉन्च करते हैं। ये हमारी उपलब्धि रही तकनीकी क्षेत्र में। हमारा देश चंद्रमा पर गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन का हमने शुरुआत किया। हमारे देश में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कंप्यूटर क्रांति ले आई। आज देखिए सारे आदमी कंप्यूटर से काम करते हैं। सही बात। आज हमारे यहाँ IITs बने हैं। आज हमारे यहाँ खुद परम सुपर 1000 कंप्यूटर जो है, परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत ने स्वयं किया है ना। आज हम 2G, 3G, 4G, आज 5G पर हैं। तो तकनीक के क्षेत्र में भारत ने वो उपलब्धियां हासिल की है जो अभी तमाम अफ्रीकी देशों को नहीं प्राप्त हो पाई हैं। हम आपको बताएं, थोड़ा लेट हुआ था। हम आपको बताएं, इलाहाबाद के ही एक नेता हैं केसीनाथ त्रिपाठी जी, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जापान गए थे। जापान में उन्होंने देखा, तो यहाँ आके उन्होंने अपनी याददाश्त को शेयर किया था। उन्होंने बताया कि वहाँ कैसे लोग जो है रोज़गार पाए हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का यूज करते, तब यहाँ मोबाइल नहीं थी। 1995 में पहला मोबाइल आया। 1995 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, उन्होंने प्रथम बार जो है दिल्ली में किसी को जो है फ़ोन पर, मोबाइल पर बात किया। और 1995 से लेकर के आज 22 चल रहा है, 27 सालों में आप देखिए कि क्या क्रांति आई। सही बात है। आज हर एक के घर में मोबाइल है, हर एक के हाथ में और मोबाइल। पहले तो टच वाला नहीं था ना, पहले तो बटन वाला था ना। इतने बड़े बड़े होते थे मोबाइल, सिंबल आप स्टेटस माना जाता था। आज देखिए आप कहीं भी रहिए, लाइव कॉलिंग, लाइव चैटिंग, लाइव सारी चीज़ें कर सकती हैं। सही बात है ना। तो तकनीक के क्षेत्र में जो है भारत ने बहुत तरक्की की और दुनिया जो है आज भारत का लोहा मानती है। और आपको हम बता दें, नासा में तमाम वैज्ञानिक जो है आज भारत के हैं। सही बात है ना। तो
आज हमारे देश ने वही नहीं, तकनीक कहीं से भी भारत का कहीं से कमज़ोर नहीं है और आज विश्व में जो है भारत की उपस्थिति इस तरीके की बनी। अच्छा, तो इसी के चलते अब हम आपसे स्वास्थ्य क्षेत्र पे बात करना चाहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हाल में हमारे बीच कोविड भी था, तो इन सारे सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने क्या विकास किया है? बिल्कुल, देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो बीमारियां बहुत होती थी, जिसमें प्लेग होता था, जिसको ताउन भी बोलते थे, कालरा है, हैजा है, हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर ज़्यादा थी, शिशु मृत्यु दर ज़्यादा थी, है ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत दिक्कतें थीं, लेकिन धीरे धीरे जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से सबसे पहले प्लेग पर जो है कंट्रोल पाया गया। चेचक पहले होता था, गांव साफ हो जाता था, उसका टीकाकरण जो है भारत सरकार ने चलवाया। हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल में ज़बरदस्ती जो है टीका लगाने वाले आते थे, भाग जाते थे, गन्ने और अरहर की खेत में घुस जाते थे। वो एक कोरोना जैसे टीका लगता है तो पहले जो है कोरोना लगने के बाद बुखार आता है, वैसे जब वो चेचक का टीका लगता था, जहाँ लगता था वहाँ पक जाता था। अच्छा। इसी के डर की वजह से जो है लोग, क्योंकि वो रिएक्शन करता था, इसी के पकने के बाद वो ठीक हो जाता था, दाग भी पड़ जाता था। वो सबके बाँह पर अगर पुराने लोगों को देखेंगे तो चेचक के टीके का दाग आपको मिलेगा, आज भी मिलेगा। तो क्या है कि इसी डर के मारा लोग, तो ये शिक्षा क्षेत्र में होता था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है टीकाकरण किया गया। आज माता को एक टीका लग जाता है, बच्चा 7 बीमारियों से जो है वो फ्री हो जाता है, जिसमें कुकुर खांसी है, टिटनस है, हैजा, इस तरह की तमाम बीमारियाँ थी जो जेनेटिक। तो भारत ने इसमें विकास किया। हमारे देश में एम्स बने, एम्स जैसे हॉस्पिटल्स बने, हर राज्यों में लगभग एम्स बने, उसके साथ हर ज़िले पर अस्पताल बने। आज जो है ब्लॉक स्तर तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ा गया है ना, तमाम MBBS कॉलेजेज बने। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की। यहाँ तक कि अभी आप कोरोना देखिए, वैश्विक महामारी में भारत में ही जो है 2-3 ऐसे टीके हैं जिनका भारत में निर्माण होता है, भारत दुनिया को सप्लाई करता है। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आज जो है हमारे देश के लोगों की औसत आयु जो पहले कभी 50 साल थी, आज 60 साल हो गई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 75 सालों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि बहुत डेवलप किया। जी सर, मैं आपसे पोलियो के बारे में भी जानना चाहूँगी। हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। बिल्कुल, वही ये भी एक उपलब्धि है। ये आपने बहुत अच्छा बताया, ये एक उपलब्धि है कि 1995 में, पहले तो इसको 93 से 98 तक का दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन जी, उन्होंने सबसे पहले इसको शुरुआत किया। फिर भारत ने इसको राष्ट्रीय मिशन के तहत 1995 में पोलियो मुक्त भारत करने का अभियान चलाया और आज देखिए, आज भारत पोलियो मुक्त हो गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसी तरीके से और ढेर सारी उपलब्धियाँ हैं। 75 सालों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़े हैं। यहाँ तक कि विदेश के भी तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत आके अपना इलाज करवाना चाहते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि 75 सालों में है। जी, आपकी इन सारी बातों से अब ये तो साफ है कि भारत ने पिछले 75 वर्षों में काफ़ी विकास किया है और ये भी साफ है कि 75 वर्षों में इससे ज़्यादा विकास किसी और देश ने तो शायद ही किया हो। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब भारत के सामने एक अर्थव्यवस्था के तौर पर और एक लोकतंत्र के तौर पर क्या चुनौतियां हैं? देखिए, भारत मजबूत लोकतंत्र है, इसकी एक ग्लोरियस उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, संविधान के क्षेत्र में हो, या तकनीक के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, है ना जी। अब आगे जो है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की चुनौती है। आज जैसे विश्व में संकट एक यूक्रेन और रूस का आया, वैसे एक संकट जो है वो ताइवान और चाइना का दिख रहा है। अब हमें इसमें क्या रोल हम अदा कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है आगे एक चुनौती है। घरेलू स्तर पे नफरती बातें ना हों और सबको साथ में लेकर चलने की भी एक जो है चुनौती है। और आपको बता दें, स्वास्थ्य सही बात है, जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 75 सालों में बहुत कुछ मिला, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी हमारे यहाँ डॉक्टरों की उपलब्धता कम है, ये भी एक चुनौती है। और महंगाई है, बेरोजगारी है,
ये सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, लोगों को नौकरियां मिली हैं, लोगों को जो है बहुत तरक्की लोगों ने किया है, लेकिन अभी बहुत बड़ी जनसंख्या है जी। जो वो गरीबी के नीचे है, उसको ऊपर उठाने की चुनौतियां हैं। और हम समझते हैं शिक्षा पर, सबको शिक्षा मिले जी। सबको स्वच्छ जल मिले, जी। और ये जल स्वच्छ तो सबको मिले, ठीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पानी बचाने की चुनौती है। जी। पानी खर्च जो हो रहा है, प्रदूषण, सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा के क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर होने की। जी। आज हम पेट्रोल खरीदते हैं, आज जो है हम गैस खरीदते हैं बाहर से, जी। इससे बहुत बड़ी मुद्रा बाहर जाती है। जी। तो हम कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में अपने को आत्मनिर्भर बनाएं, और ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इस पर हम समझते हैं कि भारत सरकार काम कर रही है, और आगे आने वाले दिनों में जो भी चुनौतियां होंगी, 75 साल की उपलब्धियां रहीं तो 75 साल में सारी चुनौतियां भी जो है सॉल्व होनी चाहिए, है ना। अब एक नागरिक के तौर पे आप भारत सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, भारत जो है एक अच्छा देश रहा, आज़ादी हमको मिली, हम सभी लोग आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आज़ादी को बचा के रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम सबको उसका जज्बा बना के रखना चाहिए। अपने ऐतिहासिक पुरुषों का, महापुरुषों का जो है वो मेमोरी उनकी ताज़ी रखनी चाहिए। और जहाँ तक सरकार से क्या अपील करें, पूरे देश की जनता से ये अपील है कि आज़ादी को खूब खुशी से मनाएं, हाँ। और इसकी जो मूल आत्मा थी उसको हमेशा बना के रखें, और बस कुछ भी ऐसी बात ना हो कि जिससे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई उनका अपमान। जी। मनोज तिवारी जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमको मौका दिया, और जो है आपसे हमारी बातचीत बहुत अच्छी लगी हमको। जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जय हिंद। थैंक यू, आपको भी और सभी पूरे देशवासियों को भारत की आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ आज़ादी के 75 वर्षों पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे संपादक मनोज तिवारी जी हमारे साथ थे। इसी के साथ अब मैं विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को भारत की आज़ादी के 75 वर्षों की ढेर सारी शुभकामनाएं।